साल 1757। प्लासी का मैदान, गर्मी से झुलसता आसमान और नीचे बारूद की महक में डूबा बंगाल का इतिहास। यहीं से शुरू हुआ वो अध्याय जिसने भारत की रग-रग में गुलामी का जहर घोल दिया। ईस्ट इंडिया कंपनी नाम तो व्यापार का था, पर नीयत साम्राज्य की थी। अंग्रेज जब भारत आए तो व्यापारी बनकर आए थे। कहते थे हम सिर्फ व्यापार करने आए हैं, मसाले, रेशम और चाय खरीदने। पर धीरे धीरे उनकी निगाहें भारत की धरती नहीं, भारत की दौलत पर टिक गईं। 1757 की वो सुबह जब रॉबर्ट क्लाइव ने नवाब सिराजुद्दौला के खिलाफ साजिश रची, तो शायद ही किसी ने सोचा होगा कि यही दिन भारत की गुलामी का पहला दिन बनेगा। क्लाइव ने मीर जाफर को लालच दिया और रातों रात वफादारी देशद्रोह में बदल गई। तोपों की आवाज, सैनिकों की चीखें और सिराज की हार के बाद क्लाइव की बंदूक से ज्यादा खतरनाक था उसका कागज। वो कागज जिसने बंगाल का राजकाज अंग्रेजों को सौंप दिया। इस एक समझौते से ब्रिटिश सत्ता ने भारत में जड़ें जमा ली। अगले 50 सालों में अंग्रेजों ने धीरे धीरे कानून, शिक्षा और धर्म तक को अपने हिसाब से ढाल लिया। उन्होंने कहा हम सभ्यता ला रहे हैं, पर असल में वो लूट, लालच और सत्ता की भूख फैला रहे थे। कृषक की फसल कंपनी की हो गई, किसान कर्जदार हुआ और उसकी बेटियां नील की खेती में झोंक दी गयीं। बंगाल का अकाल 1770, जहां लाखों लोग भूख से मर गए, पर कंपनी ने उस वक्त भी टैक्स वसूला क्योंकि लाभ ज्यादा जरूरी था। साल 1820 के आसपास बनारस की गलियों में एक कहानी चलती थी। एक ब्राह्मण परिवार जिसने अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ आवाज उठाई थी। उस परिवार का बेटा वीर नारायण पांडे, कम उम्र का नौजवान जिसकी आंखों में केवल एक सवाल था, क्यों हमारे भगवान के मंदिरों से कर वसूला जाता है और अंग्रेजों के चर्च पर एक पैसा नहीं। वीर ने अपने दोस्तों के साथ एक गुप्त समूह बनाया जिसका नाम रखा गया स्वराज मंडल। उनका मकसद था ब्रिटिश अफसरों के खिलाफ दस्तावेज, सबूत और गुप्त जानकारी इकट्ठा करना। लेकिन ब्रिटिश जासूसों की नजर तेज थी। एक रात जब गंगा किनारे दीपों की लौ जल रही थी, उसी वक्त वीर नारायण को पकड़ लिया गया। उस पर देशद्रोह का मुकदमा चला और बनारस की जेल में बिना सुनवाई उसे फांसी पर चढ़ा दिया गया। उसके शव को गंगा में बहा दिया गया ताकि कोई सबूत न बचे, पर उसकी आत्मा बन गई एक अनकही क्रांति की शुरुआत। ब्रिटिश हुकूमत को लगा कि अब भारत उनके हाथों में पूरी तरह है, पर 1857 में वो हुआ जो किसी ने नहीं सोचा था। मंगल पांडे एक सैनिक जिसने इतिहास बदल दिया। कारतूस में गाय और सुअर की चर्बी की बात फैली, पर असली आग तो दिलों में भरे अपमान की थी। मंगल पांडे ने जब बैरकपुर में गोली चलाई तो वो गोली सिर्फ एक अंग्रेज अफसर को नहीं लगी, वो लगी थी उस अहंकार को जो सालों से भारत को गुलाम बना रहा था। पूरा देश सुलग उठा। दिल्ली से मेरठ, कानपुर से झांसी तक, हर गांव, हर शहर, हर मंदिर, हर मस्जिद से एक ही आवाज उठी, भारत माता की जय। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, बेगम हजरत महल, नाना साहब, तात्या टोपे, इन सब ने अंग्रेजों के खिलाफ ऐसी आग भड़काई कि ब्रिटिश साम्राज्य हिल गया। परंतु अंग्रेजों ने बदले में रक्त की नदियां बहा दी। दिल्ली के लाल किले में सैकड़ों विद्रोहियों को तोप से बांधकर उड़ाया गया। कानपुर की नालियां, गंगा का पानी सब लाल हो गया। 1857 की ये लड़ाई भले ही असफल मानी गई, लेकिन भारत की आत्मा जाग उठी थी। 1858 में ईस्ट इंडिया कंपनी खत्म कर दी गई, पर असल में शासन तो वहीं का वहीं रहा। अब कंपनी नहीं बल्कि ब्रिटिश क्राउन यानी इंग्लैंड की रानी का राज था। रानी विक्टोरिया ने कहा अब भारत में न्याय होगा, समानता होगी, पर असल में वो सिर्फ शब्द थे। रेलवे, पोस्ट ऑफिस, अंग्रेजी स्कूल, ये सब दिखावे के औजार थे। उनका मकसद था भारत को ब्रिटिश अर्थव्यवस्था का हिस्सा बनाना, ताकि लंदन की मिलों में भारत का कपास जाए और भारत के बाजारों में लंदन का कपड़ा बिके। 1858 के बाद भारत का पूरा शासन ब्रिटिश क्राउन के अधीन आ गया, पर अंग्रेजों ने अब रणनीति बदल दी। अब तोपे नहीं, किताबें इस्तेमाल की गयीं। ब्रिटिश शिक्षा नीति के पिता कहलाए लॉर्ड मैकॉले। उन्होंने कहा था हम ऐसे भारतीय तैयार करेंगे जो रंग से भारतीय हों, पर सोच से अंग्रेज। यानी अब भारत के बच्चों को अपने देश की नहीं, ब्रिटेन की कहानियाँ पढ़ाई जाने लगी। रामायण, महाभारत
चाणक्य सबको मिथ कहा गया और अंग्रेजी साहित्य को ट्रूथ बताया गया। स्कूलों में भारत की गौरवशाली संस्कृति को पिछड़ा कहा गया। अंग्रेजी पहनावे, अंग्रेजी भाषा और अंग्रेजी तर्क सब कुछ मॉडर्निटी के नाम पर थोपा गया। धीरे धीरे भारत की नई पीढ़ी अपनी जड़ों से कटती चली गई, पर कुछ दिमाग ऐसे भी थे जो इस साजिश को पहचान चुके थे। 1870 के दशक में भारत के भीतर एक नया आंदोलन जन्म ले रहा था, कलम और विचारों की क्रांति। बंगाल से राजा राममोहन राय, महाराष्ट्र से लोकमान्य तिलक और पंजाब से लाला लाजपत राय, इन सब ने ब्रिटिश नीति के खिलाफ आवाज उठाई। पर इस बार हथियार नहीं, शब्द थे। लोकमान्य तिलक की आवाज गूंज उठी, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। ये वो वक्त था जब अखबार, पत्रिकाएं और सभाएं भारत की जनता में चेतना फैला रही थीं। हर लेख, हर संपादकीय में आजादी की गंध थी। पर अंग्रेजों ने इस जागृति को खतरा समझा। उन्होंने प्रेस को सेंसर किया, अखबार बंद करवाए और लेखकों को जेल में डाल दिया। लेकिन अब बात सिर्फ एक अखबार की नहीं थी, अब बात थी राष्ट्र की आत्मा की। 20वीं सदी की शुरुआत में भारत के नौजवानों में एक अलग ही आग जल उठी। भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, रामप्रसाद बिस्मिल, राजगुरु, सुखदेव, ये वो नाम थे जिनके दिलों में नफरत नहीं बल्कि स्वतंत्रता की प्यास थी। 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ। लॉर्ड कर्जन ने इसे प्रशासनिक बताया, पर असल मकसद था फूट डालो और राज करो। पूरे बंगाल में विरोध की लहर दौड़ गई। वंदे मातरम की गूंज सड़कों पर फैल गई। लोगों ने ब्रिटिश वस्त्रों का बहिष्कार किया। स्वदेशी आंदोलन ने अंग्रेजों के व्यापार की नींद हिला दी। फिर आया 1919, जलियांवाला बाग का वह काला दिन। 13 अप्रैल की शाम अमृतसर के जलियांवाला बाग में हजारों निर्दोष लोग जमा थे। जनरल डायर ने बिना चेतावनी गोली चलवा दी। सैकड़ों मारे गए, हजारों घायल हुए। गोली चलने के बाद डायर बोला, दिस इज हाउ वी रूल इंडिया। उस दिन सूरज ढलते वक्त पंजाब का आसमान खून से लाल था और अंग्रेजों की सभ्यता का मुखौटा उतर चुका था। 1920 का दशक, जब भारत की मिट्टी में दर्द और विद्रोह दोनों मिल चुके थे, तभी दक्षिण अफ्रीका से लौटे एक शांत साधु ने राजनीति का रूप ही बदल दिया। मोहनदास करमचंद गांधी ने सिखाया कि हिंसा से नहीं, सत्य और अहिंसा से भी साम्राज्य गिराए जा सकते हैं। असहयोग आंदोलन, दांडी मार्च, नमक सत्याग्रह, हर आंदोलन ने ब्रिटिश सत्ता की नींद हिलाई। जब उन्होंने दांडी में समुद्र से नमक उठाया तो वो सिर्फ एक मुट्ठी नमक नहीं था, वो गुलामी के खिलाफ प्रतीक था। हर गांव, हर औरत, हर मजदूर इस आंदोलन का हिस्सा बन गया। ब्रिटिश जेलों में लाखों भारतीय भरे पड़े थे, पर इस बार डर ब्रिटिशों के दिल में था। 1931 भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी दे दी गई। लाहौर जेल की वो रात भारत के इतिहास की सबसे भारी रात थी। कहा जाता है जब भगत सिंह फांसी के तख्ते पर चढ़े तो वे मुस्कुरा रहे थे। उनके होठों पर आखिरी शब्द थे, इंकलाब जिंदाबाद। अंग्रेजों ने सोचा था डर फैलेगा, पर उल्टा हुआ। भगत सिंह की मौत ने लाखों को जगा दिया। हर घर में पोस्टर, हर गली में नारे, हर बच्चे की जुबान पर एक ही नाम, शहीद। ब्रिटिश हुकूमत अब जान चुकी थी कि भारत को अब सोने की जंजीरों में भी नहीं बांधा जा सकता। 1942 दुनिया जल रही थी, दूसरा विश्व युद्ध चल रहा था और ब्रिटेन की हालत कमजोर हो रही थी। इसी दौरान गांधी ने दिया नारा, भारत छोड़ो, करो या मरो। आंदोलन पूरे देश में फैल गया। रेलवे लाइनें उखाड़ी गईं, तारघर जला दिए गए। हर तरफ ब्रिटिश सत्ता की जड़ें हिलने लगी। अंग्रेजों ने सैकड़ों लोगों को गोली मारी, पर अब वो पुरानी दहशत नहीं रही थी। लोगों के दिल में डर की जगह अब दृढ़ संकल्प था। ब्रिटिश सेना के भारतीय सैनिकों में भी असंतोष बढ़ रहा था। 1946 का नौसेना विद्रोह आखिरी चोट थी, जब भारतीय सैनिकों ने अपने ही ब्रिटिश अफसरों के खिलाफ झंडा उठा लिया। लंदन के अखबारों में हेडलाइन छपी, द ज्वेल ऑफ द क्राउन इज स्लिपिंग। 14 अगस्त 1947 की रात दिल्ली के आसमान में सन्नाटा था, पर हर भारतीय का दिल धड़क रहा था। रात के 12 बजे पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संसद में कहा, एट द स्ट्रोक ऑफ द मिडनाइट आवर व्हेन द वर्ल्ड स्लीप्स, इंडिया विल अवेक टू लाइफ एंड फ्रीडम। लेकिन उस रात कुछ और भी हुआ
था इतिहास के पन्नों में जिसका जिक्र नहीं मिलता। कई जगहों पर अंग्रेज सैनिकों ने गोपनीय दस्तावेज जला दिए जिनमें भारत में ब्रिटिश अत्याचारों, प्रयोगों और लूट के सबूत थे। कहा जाता है कि कुछ दस्तावेजों में भारत की गुप्त संसाधनों और प्राचीन ज्ञान की जानकारी थी जो ब्रिटेन ले जाया गया। भारत आजाद हुआ पर वो आजादी अधूरी थी क्योंकि जो इतिहास जलाया गया वो आज भी राख में छुपा है। अंग्रेज चले गए पर उनकी बनाई नीतियाँ हमारे भीतर रह गईं। शिक्षा का वही ढांचा, प्रशासन की वही सोच और मानसिक गुलामी की वही परछाई, पर भारत की आत्मा अब भी जिंदा है। वो आत्मा जो हर बार जागती है जब कोई अन्याय होता है, जब कोई आवाज दबाई जाती है या जब कोई कहता है ये देश अब भी वैसा नहीं है जैसा होना चाहिए। अंग्रेजों का शासन भारत में 200 साल तक चला। उन्होंने हमारे शरीर को गुलाम बनाया पर आत्मा को कभी नहीं जीत सके। आज भी जब हम इतिहास की ओर देखते हैं तो सवाल उठता है, क्या हमने सच में स्वतंत्रता पाई या सिर्फ शासक बदले? क्योंकि असली आजादी तब होगी जब हर भारतीय अपने अतीत को जानकर अपनी मिट्टी से फिर जुड़ जाएगा।